हमें ये नहीं है कि किसी धर्म से या का धार्मिक कर्मकांड से विरोध है, लेकिन जब लोग ये कुतर्क देते हैं कि यज्ञ करने से पर्यावरण शुद्ध होता है, तब मैं ऐतराज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये मूर्खता की बात क्यों करते हो। ये जो एंकर नाम का प्राणी है ये आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये एंकर जो ये एक्टर हैं, ये पत्रकार तो हैं नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बहुत अध्ययन, मनन, चिंतन और विश्लेषण और शोध के बाद ये बात कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सारे नारे ठोक लेंगे। विश्व गुरु तो केवल न्यूज़ चैनल बना रहे हैं, वरना विश्व में भारत की छवि गिरी है। कुतर्क, थेथराई और चर्चा की पहलवानी के दौर में जहां लोगों को अनाप शनाप कुछ भी बोलकर सुर्खियां बटोरने की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की जल्दबाजी होती है, एक ऐसे समाजवादी प्रवक्ता हैं जो चर्चा की पहलवानी तो करते हैं लेकिन अपनी बातों को तर्क की कसौटी पर रखकर। नाम तो सुना ही होगा, राजकुमार भाटी। और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और प्राइम टाइम शो के दौरान आपने काफ़ी टीवी स्क्रीन पे इनको खूब देखा होगा। सर, कल आपने एक अपने एक्स अकाउंट पे बनारस की एक खबर डाली थी जिसमें ये कहा गया था कि काफ़ी सारी पुरानी दुकानें तोड़ी गई हैं, तकरीबन 30 के करीब। इसमें कई दुकानें ऐसा दावा किया गया कि 103 साल पुरानी है, जिसमें कचौड़ी वाली जो दुकान और एक लस्सी वाली है। इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? एक तो दीपक जी, आपने जो शुरुआत की वो बहुत अच्छी लगी मुझे। ये आज देश की एक बड़ी समस्या है कि अपशब्दों का प्रयोग, कुतर्क, गाली गलौज की भाषा। आपने सबने पूरे देश में सुना कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता को माँ की गाली दे रहे हैं चलते हुए शो में। तो ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि लोकतंत्र में विमर्श बहुत ज़रूरी है। विमर्श करें, हम अपने तर्क रखें, लेकिन जब हम गाली गलौज पे, धमकी पे उतर आते हैं तो इसका मतलब उन लोगों के पास तर्क नहीं। तो इसमें सभी को चिंता होनी चाहिए। मैं इसे के लिए ये आरोपित नहीं कर रहा केवल बीजेपी के लोग करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग करते हैं। ये निम्न स्तर की भाषा, जो ये भाषा का स्तर, विमर्श का स्तर हम गिरा रहे हैं, इससे पूरे देश का माहौल ख़राब हो गया है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया, इसलिए मैंने इसे कोट किया। दूसरा जो बनारस की घटना है वो भी एक हमें बड़े संदर्भ में देखनी चाहिए। सरकारें आमतौर पर तो सभी सरकारें करती हैं, कहते हैं सबका का करैक्टर एक जैसा ही होता है लगभग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, गरीब लोगों को उजाड़ने में ज़रा रहम नहीं खाते। वो एक शेर है ना किसी शायर का कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ गिराने। तो ये जैसे अभी आपने जिक्र किया पहलवान की लस्सी, 100 साल पुरानी दुकान, उसका एक ब्रांड बन गया है। एक छोटे लेवल से किसी काम को स्थापित करके उसे ब्रांड में तब्दील कर देना, वो इतना फेमस हो जाना कि लोग दूर दूर से आएंगे, भाई पहलवान के लस्सी पीएंगे। हर शहर, हर कस्बे में ऐसी 1, 2, 4 चीज़ें होती हैं। जैसे कहीं दिल्ली में आप चांदनी चौक में जाओ तो कई चीज़ें फेमस हैं। किसी के कुलचे फेमस हैं, किसी की जलेबी फेमस है, किसी की रबड़ी फेमस है। हर शहर में कहीं कहीं वो पेड़े फेमस होते हैं, कहीं की लस्सी फेमस होती है, कहीं की कचौड़ी फेमस होती है। तो इस तरह बनाने में हमने ये मान लिया, मैंने जब वो उस पर लिखा एक्स पे, तो उसमें भक्त लोग जो आ रहे हैं कमेंट करने के लिए, कह रहे सौंदर्यीकरण के लिए सड़क चौड़ी की जा रही है, सरकार विकास ना करें, और ये इसे मुआवजा दिया गया है और इसने अवैध कब्जा करके बनाई थी। ठीक है, विकास ज़रूरी है, ठीक है, सौंदर्यीकरण ज़रूरी है, लेकिन आप उस जो आदमी 100 साल से रोज़गार कमा रहा है, उसका धंधा चल रहा है, उसको जूका तो बनाए रखें तो एक अच्छी बात है। उसे 1-2 लाख रुपए देकर उसके धंधे को चौपट कर दें। अयोध्या में यही हुआ, वाराणसी में यही हुआ। मैं वाराणसी 1 सप्ताह रह के आया और बिल्कुल ग्रास रूट के लोगों से मिला। बनारस के घाट पर मुझे मल्लाहों ने बताया कि यहाँ पर ढेर सारी कई सौ नावें चलती थी, लेकिन अब इस सरकार ने क्या किया है कि यहाँ पर क्रूज उतार दिए हैं और सारे लोग जो नावों में घूमते हुए क्रूज में घूम रहे हैं। उस क्रूज पर लाइटिंग की व्यवस्था होती है, सजावट होती है, और वो पूंजीपतियों के ही होते हैं। बहुत महंगा होता है क्रूज। मल्ला नाव तो कोई भी मल्ला चला सकता है साधारण। तो कह रहे हैं कि क्रूज आने से सारे मल्लाह बेरोजगार हो गए हैं, और ख़ास बात यह है कि सारे क्रूज गुजरातियों के हैं। यही अयोध्या में हुआ है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर रामपथ को चौड़ा किया गया, वहाँ पे
कितनी दुकानें तोड़ी गई, 1-1 लाख रुपए दे के लोग भगा दिए गए। कई महीने तक तो गरीब लोग धरने पे बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। अयोध्या में भी कई 1 लाख रुपए में कौन सी दुकान बन जाएगी। और अब वहाँ जो अच्छे जो वो खुले हैं रेस्टोरेंट और बड़ी बड़ी दुकानें खुली हैं, बड़े बड़े शोरूम खुले हैं, उनमें ज़्यादातर गुजरातियों के हैं। लेकिन सर गुजरात भी हमारा ही है, हमारे देश का हिस्सा है, हमें कोई उनसे नफरत नहीं है। लेकिन एक लोकल आदमी को उजाड़ के बाहर के आदमी को वहाँ बैठा दोगे, और वो इसलिए बैठा दोगे कि वो पूंजीपति है और आपकी पार्टी का समर्थक है, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। सर एक चीज़ समझना होगा, जैसे कि मैं आपसे समझना चाहता हूँ दरअसल कि बीजेपी एक तरफ पुरानी संस्कृति का हवाला देती है, हमारे रिवाज, हमारी संस्कृति, और एक तरफ सौंदर्यीकरण, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे आपने तंग गलियों में देखा हो, कभी आग लग जाती है तो फायर की टीम को पहुँचने में बहुत समय लगता है, तो वो ज़रूरी है। लेकिन इस तरीके से जो एक पुरानी पहचान, जैसे कचौड़ी वाली है, लस्सी वाला है, हम इसका नाम लेते हैं कि हमें अपना धर्म, अपना संस्कृति बचाना है, तो ये बीजेपी करना क्या चाहती है? नाम उसका लेती है, तोड़ती भी उसी को है, क्या करना चाह रही है आपके हिसाब से? एक तो आपने जो कहा कि बीजेपी प्राचीन संस्कृति का समर्थन करती है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बहुत अध्ययन, मनन, चिंतन और विश्लेषण और शोध के बाद ये बात कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सारे नारे ठोक लेंगे। ये धर्म की ठेकेदारी करते हैं, इनका धर्म फर्जी है। असली धर्म के मर्म तक ये पहुँचते ही नहीं। इनका धर्म फर्जी, नकली और दिखावटी है। ये धर्म के नाम पर दादागिरी करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर धंधा चलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। असली धर्म तो लोगों के बीच में प्यार, सद्भाव, मेलजोल बढ़ाना, सबके मार्ग पर ले जाना, लोगों को अपराध ना करें, चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, पाप ना करें, ये असली धर्म था। हमारे कर्म अच्छे हों, ये धर्म है असली। ये धर्म के नाम पर तमाम ठगों को बढ़ावा देते हैं, ठगों को समर्थन करते हैं, ठगों को स्पॉन्सर्ड करते हैं, खुद ठगी करते हैं। राम मंदिर के नाम पर बड़ी धांधली थी, और कुछ तो पिक्चर में आ गई, कुछ तो सार्वजनिक हो गई। एक चर्चा तो सबको पता है कि एक घटना की, तो कि एक ज़मीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई और 4 घंटे बाद जो है 18 करोड़ में राम मंदिर के नाम रजिस्ट्री कर दी गई, जिसमें ऋषिकेश उपाध्याय बीजेपी के मेयर थे और उनका एक रिश्तेदार है, और बीजेपी के लोग उसको शामिल हैं सब। और उस समय जब हमने उठाया थे मीडिया पर मामला, तो बीजेपी के लोगों ने कहा था कि योगी जी ने जांच बैठा दी है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज तक तो उस जांच की रिपोर्ट आई नहीं है, कई साल हो गए। तो ये धांधली धर्म के नाम पे करते हैं, संस्कृति के नाम पे। इनकी संस्कृति केवल दंगा कराना है और कोई इनकी संस्कृति नहीं है। और प्राचीनता की जहाँ तक बात करते हैं, बताओ कौन सी प्राचीनता को ये बढ़ावा देते हैं? प्राचीनता तो हमारी जो परंपरागत पेशे हैं, जो कृषि है, हमारी कृषि को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और मोदी जी के 11 वर्ष के शासन में आप रिसर्च करें, आप पता लगाएं, मेरी बात वो बिल्कुल सही सिद्ध होगी कि गरीबों की आमदनी और संपत्ति घटती जा रही है, और अरबपतियों की आमदनी और संपत्ति बढ़ती जा रही है। अमीर और अमीर हुए हैं, गरीब और गरीब हुए हैं। आप पे काफ़ी आरोप लगे हैं कि आप योगी साधु संत जो है इसको बहुत आड़े हाथों लेते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं। क्या आपकी किसी योगी साधु संत से नाराज़गी है? क्यों, और है तो क्यों है? नहीं, मैं साधु संतों का, योगियों का, आध्यात्मिक पुरुषों का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं खुद बहुत अध्यात्म में रुचि रखता हूँ और अध्यात्म को एक बहुत अच्छा विषय मानता हूँ। लेकिन फर्जी साधुओं से मुझे सख्त चिढ़ है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपराध धर्म के नाम पर होते हैं, केवल हमारे देश में नहीं और केवल हमारे धर्म में नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा अपराध, सबसे ज़्यादा ठगी, सबसे ज़्यादा बेईमानी, सबसे ज़्यादा लूट धर्म के नाम पर होती है। तो ये फर्जी धार्मिक लोगों का, फर्जी संतों का विरोध करना हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें देश को ज्ञान विज्ञान के रास्ते पर ले जाना चाहिए, तर्क के रास्ते पर ले जाना चाहिए। हमारा देश कुछ ज़्यादा ही उलझा हुआ है पोंगापंथी में। यही कारण है कि हम देश में कोई बड़ा आविष्कार नहीं कर पाते। जो आविष्कार हुए हैं, जिन लोगों से आज, जिन चीज़ों से आज हम सुख प्राप्त कर रहे हैं, या जिन्होंने हमारी कठिनाइयाँ कम की हैं, हमारी समस्याएं कम की हैं, उनमें से कौन सी चीज़ हमारे देश में आविष्कृत हुई है? इस कैमरे पर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या कैमरे का आविष्कार भारत में हुआ? आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका आविष्कार भारत में हुआ?
कौन सी बीमारी की दवाई, पोलियो की, मलेरिया की, या टीबी की, या कैंसर की, या आपके चेचक की, किसकी दवाई भारत में आविष्कृत की? क्यों नहीं हो कहते पाई? हैं कि जीरो का आविष्कार हमने किया है, काफ़ी दिनों से। जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था वो ये पोंगापंथी उनके खिलाफ थे। आर्यभट्ट को ये सम्मान नहीं देते थे। आर्यभट्ट इनकी विचारधारा से अलग के व्यक्ति थे, ठीक है ना। अब ये तो यूरोप वाले भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ गैलीलियो और कोपरनिक्स हुए, लेकिन उस समय तो उन्हें आपने सजाएं दी, तो उन्होंने इसके बावजूद आविष्कार किए, वो प्रशंसनीय हैं। लेकिन पोंगापंथी हर जगह विज्ञान की विरोधी होती है, लेकिन हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही है। तो आपकी नज़र में असली साधु संत ये कौन है? नहीं, जैसे अब आपने योगी जी का जिक्र किया, योगी जी किस दृष्टिकोण से साधु हैं? उनकी भाषा क्या साधुओं जैसी है? साधु के संत के कुछ गुण बताए गए हैं कि वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से मुक्त होना चाहिए। ये कौन सी चीज़ से मुक्त? बात बात पर तो इन्हें क्रोध आता है, सदन के अंदर तो ये अपशब्द बोलते हैं, घर में निकाल दूंगा, ज़मीन में गाड़ दूंगा, उड़ा दूंगा, मिटा दूंगा। ये किसी संत की भाषा हो सकती है? और जो ANI के कैमरामैन को इन्होंने बोला था, वो किसी संत की भाषा हो सकती है? पहली बात। कुंभ में भगदड़ हुई, कुछ लोग मारे गए, योगी जी शाम तक उसे छिपाने का प्रयास करते रहे, कहते रहे कुछ लोग घायल हुए हैं, छोटी मोटी घटना हुई है। फिर स्वीकार भी किए तो 30 स्वीकार किए। अब वो BBC की रिपोर्ट आई है, उन्होंने 82 के सबूत रख दिए हैं, 82 मौतों के तो प्रमाण के साथ रख दिए। तो जो व्यक्ति खुद को संत कहता हो और श्रद्धालुओं की मौतों को छिपाता हो, कम से कम उनकी अंत्येष्टि तो सम्मानजनक तरीके से करा देते। 36 लोगों को 25-25 लाख रुपए चेक से दिए गए, बाकी को 5-5 लाख रुपए कैश पहुंचा दिया गया बाकी घर पर। तो ये कोई संत का कार्य है? मौतों में भी भेदभाव। और एक आरोप ये भी लग रहा, मैं नहीं कह रहा क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं है ना, मेरे पास इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी है, लेकिन कुछ आरोप ये भी लग रहे हैं कि जाति देख के मुआवजा घटाए बढ़ाए गए। कुछ जाति के लोगों को 25 लाख दिए गए, कुछ जाति के लोगों को 5 लाख दिए गए। तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के हर चीज़ में जाति भेद करता हो, भर्ती में, नियुक्ति में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, यहाँ तक कि गिरफ्तारी और मुठभेड़ में भी जाति देख के भेदभाव होता हो, तो उसे कैसे संत कहते हैं? आपने कहा कि ब्राह्मणों के श्राप में कोई शक्ति नहीं, क्यों ऐसा कहा आपने? नहीं, ये सब बहकाने की और मूठ बनाने की बात है। किसी के भी श्राप में ब्राह्मण शब्द तो मैंने शायद यूज नहीं किया था, या किसी ने कमेंट किया होगा, उस पर मैंने कमेंट किया होगा। मैं कह रहा हूँ कि मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है। मैं 2-3 चीज़ें मानता हूँ। जैसे यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ हमारा एक धार्मिक कर्मकांड है, और हिंदू होने के नाते हमारे घर में भी यज्ञ होता है। मेरे घर में शिव की और गणेश की पूजा भी होती है। मेरी पत्नी रोजाना पूजा करती है। आप अंदर जाकर देखेंगे, मेरे घर में शिव की, गणेश की मूर्ति रखी हुई है। वो उनके आगे दीपक जला कर रोजाना पूजा करती है, लेकिन मेरी आस्था नहीं है। मैं उसे फालतू कम मानता हूँ, लेकिन मैंने आज तक उसे टोका भी नहीं, क्योंकि उसकी आस्था है। तो हम किसी की आस्था के खिलाफ नहीं है। मेरे पिताजी जब तक हम गाँव में रहे, अब हम यहाँ शहर में आ गए, जब तक गाँव में रहते थे, हर रविवार को यज्ञ करते थे, और मैं मौजूद होता था तो मुझे भी बुला के बैठा लेते थे, और मैं पूरी श्रद्धा के साथ बोलता था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्योंकि मैं मानता हूँ वो एक कर्मकांड है, वो एक संस्कार है। मेरे बच्चों की शादी हुई है तो उनमें भी अग्नि के फेरे ही लिए गए। तो हमें ये नहीं है कि किसी धर्म से या धार्मिक कर्मकांड से विरोध है, लेकिन जब लोग ये कुतर्क देते हैं कि यज्ञ करने से पर्यावरण शुद्ध होता है, तब मैं ऐतराज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ यार, ये मूर्खता की बात क्यों करते हैं? यज्ञ में जो चीज़ें हम जलाते हैं, सामग्री, घी, जो भी डालते हैं, उन सब से कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड गैसें निकलती हैं, वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो आप ये कहो कि ये हमारी आस्था है और हमारा धार्मिक कर्मकांड है, लेकिन ये मत कहो कि इससे पर्यावरण शुद्ध होता है। तो ऐसे ही मैं मंत्र कह रहा हूँ, मंत्र आप बोलो, कहो ये हमारी आस्था है, लेकिन आप ये कहो कि मंत्र में शक्ति होती है, मंत्र से बीमारी ठीक कर देंगे, मंत्र से किसी आदमी को मार देंगे, मंत्र से वर्षा करवा देंगे, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आपने योगी आदित्यनाथ जी का जिक्र किया, आपने खान सर का इंटरव्यू देखा है जो NI पे आया था?
ना मैं नहीं देख पाया। उसमें वो कह रहे थे कि अगर ऑपरेशन सिंदूर की कमान योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में होता तो अंजाम कुछ और ही होता। आप क्या मानते हैं? नहीं, खान कोई युद्ध विशेषज्ञ नहीं है, कोई रक्षा विशेषज्ञ नहीं है, वो एक टीचर हैं, अपने सब्जेक्ट की हो सकता है अच्छी जानकारी हो, नाम भी काफ़ी सुनता रहता हूँ मैंने तो कभी उनकी कोई क्लास सुनी नहीं है या कोई वीडियो सुना नहीं है। मैं उनका ज़रूर सुनता हूँ, ये अपने विकास देव कीर्ति के मैंने बहुत वीडियो सुने हैं और मैं एक तरीके से विकास देव कीर्ति का फ़ैन भी हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करते हैं विषयों को। और मेरी नई नई चीज़ों को समझने में और नया ज्ञान अर्जित करने में मेरी बहुत रुचि रहती है, चाहे कोई भी हो। तो अब खान ये कह रहे हैं कि वो परिणाम कुछ और होते, खान को ये कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि खान को रक्षा विशेषज्ञ है। खान को क्या पता कैसे देशों की कूटनीति होती है, कैसे विदेश नीति होती है, कैसे युद्ध होते हैं। ये भक्ति में कह रहे होंगे या किसी खुश करने के लिए, मुख्यमंत्री खुश करने के लिए, कई लोग तो इसीलिए कह देते हैं खुश करने के लिए। अच्छा, खान तो छोड़ो, मुझे तो लगता नहीं योगी जी को भी इतना ज्ञान है कि वो युद्ध कर सकते हैं। इसके लिए तो बड़े विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है। योगी जी केवल धमका सकते हैं, बहका सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं। योगी जी कोई विद्वान व्यक्ति तो है नहीं, योगी जी को किसी भी विषय के गहरा ज्ञान नहीं है। सर, पहले आपने देखा होगा टीवी डिबेट में कि मुद्दों को लेकर जो ज़मीनी मुद्दे हैं लोगों से जुड़े, उसको लेकर चर्चा होती है। इन दिनों में देखता हूँ कि चर्चा होती है कि मोदी जी ने ट्रंप से कितनी देर फ़ोन पर बातचीत की, या जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो, उन्होंने ठहाके उनके साथ मोदी जी के साथ बातचीत करते हुए खूब ठहाके लगाए। तो ये सिर्फ इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है या फिर जनता जो है खुद ही कह लीजिए कि हिंदू हृदय सम्राट की प्रशंसा सुनना चाहती है? किसको ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? एक तो मीडिया में आप एक बात को बहुत गंभीरता से हम सबको समझने की ज़रूरत है, पूरे देश को, कि जो मीडिया संस्थान पत्रकारों के द्वारा संचालित है उनमें पत्रकारिता हो गई, और जो मीडिया संस्थान पूंजीपतियों के द्वारा संचालित हैं उनसे आपको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो जनहित में या देश हित में कोई अभियान चलाएंगे या वो पत्रकारिता करेंगे। वो जिस तरह साबुन बनाते हैं और तेल बेचते हैं या बैल वो बनाते हैं, कार बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं, उसी तरह वो खबरें बनाते हैं। वो प्रोडक्ट, वो काम भी वो मुनाफे के लिए करते हैं, ये काम भी वो मुनाफे के लिए करते हैं। तो उन्हें जहाँ से मुनाफा हो रहा होगा वो उधर झुके रहेंगे। तो इन बड़े पूंजीपति घरानों से जो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं इनसे कोई उम्मीद ज़्यादा है नहीं। पत्रकारिता तो जो छोटे छोटे न्यूज़ पोर्टल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, ये जो पत्रकारों द्वारा संचालित हैं वो पत्रकारिता कर रहे हैं, इनसे कुछ उम्मीद हम रख सकते हैं। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, ये जो एंकर नाम का प्राणी है ये आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये एंकर जो ये एक्टर हैं, ये पत्रकार तो है नहीं। ये क्रीम पाउडर लगा के, टाई लगा के और वो करके मेकअप करके कैमरे के सामने आ जाते हैं और टीवी पे जो लाइन चलती रहती है उन्हें पढ़ देते हैं। दर्शकों को ये पता ही नहीं चलता कि किसी और का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। ये खुद अंदर से बहुत खोखले हैं, मैंने बहुत नज़दीक से देखे हैं, इन्हें कोई ज्ञान है नहीं, इनका कोई अध्ययन है नहीं, तो ये उलझुल कुछ भी बक देते हैं। और इसलिए न्यूज़ चैनल, कल को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, दूसरा आके बैठ जाएगा, यही चैनल और यही एंकर उसकी चमचागिरी कर रहे होंगे, क्योंकि इन्हें उनसे भी फंड चाहिए, विज्ञापन उनसे भी चाहिए, खाली मोदी जी से ही थोड़ी चाहिए। आप कह रहे हैं कि अपने ये अपने मुनाफे के लिए, अपने मुनाफे के लिए देश का नुकसान कर रहे हैं। और एक चैनल ने तो चमचागिरी में यहाँ तक लिख दिया उसके पोर्टल पे, मैंने कल एक डिबेट में ये बात बोल भी दी, हालांकि दूसरे चैनल पर डिबेट हो रही थी, तो वो एंकर भी नाराज़ हो गई कि जी आप मीडिया की आलोचना क्यों कर रहे हैं। अरे मैंने कहा मैं आपकी थोड़ी कर रहा हूँ। एक न्यूज़ चैनल ने अपने न्यूज़ पोर्टल पर ये लिख दिया कि मोदी ने टेलीफोन पर बात की ट्रंप से और आँख में आँख डाल के बात की। अब टेलीफोन पे कैसे आँख में आँख डाल के बात की? मोदी जी कनाडा में थे और ट्रंप वाइट हाउस में थे और वहीं से मोदी आँख में आँख डाल के बात कर रहे थे। तो चमचागिरी में इतने आगे बढ़ जाते हैं चैनल और एंकर। और आपके फेवरेट एंकर एक्टर कौन है? मेरे ख्याल से इसमें तो मेरे फेवरेट वैसे रवीश कुमार हैं। नहीं, जो एक्टिंग अच्छा करते हैं। अच्छा, एक्टिंग
एक्टिंग तो सारे ही करते हैं। अब सबसे मित्रता, क्योंकि रोज मीडिया उसमें जाते रहते हैं डिबेट में, किसी का नाम आप मत लियो। अच्छा, बीजेपी के कौन से प्रवक्ता हैं जिनको देखकर आपके मन में लड्डू फूटता है, और जैसे होता है आपने मीम देखा होगा, गुरु अब मज़ा आएगा टाइप से, कौन होता है जिसको देखकर अच्छा लगता है? 2-3 प्रवक्ता ऐसे हैं जो गंभीर हैं और जिनके लिए हमें संभल कर बोलना पड़ता है, और थोड़ा ये रहता है कि ये हमें निरुत्तर ना कर दें। जैसे सुधांशु त्रिवेदी हैं। आजकल 2 नए प्रवक्ता बीजेपी का हैं, वो बहुत गंभीरता से बोलते हैं। एक तो गुरु प्रकाश पासवान है, एक सिद्धार्थ यादव हैं, और 1-2 और भी हैं प्रवक्ता जो अच्छा बोलते हैं। बाकी तो सारे ऐसे हैं जिन्हें देखते ही लड्डू टूट जाते हैं। हम सामने देखते हैं, हमें लगता है कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही एक्सपोज कर देंगे अपना आप, और करते भी यही हैं। वो चिल्लाने लगेंगे, बहुत शांति से जो कहने की बात है उस पर चिल्लाने लगेंगे, और जी अपशब्द बोलने लगेंगे, और वो खुद ही ऐसा मौका दे देते हैं कि हम उन्हें आधी मिनट में लपेट देते हैं। और पता नहीं बीजेपी क्यों बनाती है। बीजेपी ने ज़्यादातर हल्के लोगों को प्रवक्ता बनाया हुआ है, जिनकी भाषा भी ठीक नहीं है, जिन्हें कुछ वो अध्ययन करके भी नहीं आते। अब एक सज्जन एक दिन बहुत ज़ोर से चिल्लाए, मैंने कहा ये क्या, ये जो बसों में वो बेचते हैं नहीं, चूरन बेचते हैं बसों में, छत में हाथ मार कर, देखिए जनाब तमाशा। मैंने कि ये क्या स्टाइल है तुम्हारी डिबेट करने की? तो फिर खुद ही शर्मिंदा हो गए, फिर चुप हो गए। आपने वो त्रिशूल और ये सब देखा है, वो डिबेट में लेके जाते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें भी त्रिशूल भाला कुछ लेके जाना चाहिए? वो ऐसे पाकिस्तान वाले को दिखाते रहते हैं। हाँ, मेरे सामने नहीं हुआ ऐसा कभी, लेकिन ऐसा हुआ 1-2 बार। ऐसे लोगों को बुला लेते हैं, पाकिस्तान को आज निपटा देंगे, वो एक वो हैं मेजर साहब हैं, उन्हें खड़ा कर देते हैं, और वो ना एक और मेजर साहब, अच्छा, नाम लेना किसी का अच्छा, नहीं है, वो तो जनरल हैं, एक मेजर साहब हैं। अच्छा। वो पाकिस्तान के लिए बहुत जुलूम, गाली देने से पाकिस्तान थोड़ी ख़त्म हो जाएगा। सर, आरएसएस को लेकर आपकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा रहती है, क्यों रहती है? आरएसएस भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आरएसएस चित्पावन ब्राह्मणों का संगठन है, और कुछ सुनियोजित लक्ष्यों को लेकर बनाया गया, षड्यंत्रों को लेकर बनाया गया। और आरएसएस, आप एक रज्जू भैया को छोड़ दें तो सारे अब तक जितने उसके प्रमुख रहे हैं चित्पावन ब्राह्मण रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि एक 100 साल तक संगठन चल रही है, 100 साल में 140 करोड़ देश की आबादी है, आप किसी दलित को, पिछड़े को, किसी महिला को उसको प्रमुख नहीं बना पाए, या ब्राह्मण के अलावा किसी ब्राह्मण में भी केवल एक वर्ग चित्पावन ब्राह्मण, पहली बात। दूसरी बात, आरएसएस ने कभी कोई अच्छे मुद्दे को लेकर कभी कोई अभियान नहीं चलाया, जैसे सामाजिक बुराइयों को लेकर चलाया हो, छुआछूत के खिलाफ, या दूल्हों को घोड़े पे बैठने से रोक दिया जाता। कभी आरएसएस आपने देखी हो जाके विरोध करते हुए कि हमारे भाई हैं। वैसे तो हिंदू एकता की बात करते हैं वो, लेकिन उनकी हिंदू एकता एक विशिष्ट वर्ग तक सीमित है। दूसरे, आरएसएस ने 1925 से 1947 तक आज़ादी की लड़ाई से आरएसएस अलग रहा, बल्कि अंग्रेज़ों की मदद की। मैंने बहुत इस बारे में अध्ययन किया है कि जब सुभाष चंद्र बोस ये कह रहे थे अंग्रेज़ों की फ़ौज छोड़ के मेरी आज़ाद हिंद फौज में आ जाओ, मैं देश को आज़ादी दिला दूँगा, और जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर रहे थे, उस समय आरएसएस के प्रमुख गोलवलकर जी उनकी मदद कर रहे थे अंग्रेज़ों की। गोलवलकर और सावरकर दोनों गाँव में जा के मीटिंग करके लोगों को अंग्रेज़ों की फौज में भर्ती करा रहे थे। किससे लड़ने के लिए करा रहे थे? गांधी से और सुभाष चंद्र बोस से लड़ने के लिए। फिर जब हमारे देश ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा स्वीकार किया, तो आरएसएस ने लेख लिख के उसका विरोध किया कि 3 रंग अशुभ होते हैं और हमारा झंडा भगवा होना चाहिए। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया, तो 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर में आरएसएस के प्रमुख गोलवलकर ने लेख लिख के इस संविधान का विरोध किया और कहा ये कटिंग पेस्टिंग का संविधान है, चोरी करके दूसरे संविधानों से चोरी कर करके बनाया गया। हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। वो मनुस्मृति जो शूद्रों और स्त्रियों को गुलाम मानती है, उस मनुस्मृति पर आधारित ना संविधान चाहिए। और कई रिसर्च हुई हैं इस बारे में, मैंने वो भी पढ़ी हैं कि देश में जितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम खास तौर से,
उस हर दंगे में आरएसएस की भूमिका होगी, लगभग और शुरुआत आरएसएस की ओर से होती है। तो जो संगठन देश की आज़ादी से दूर रहा हो, देश के संविधान का विरोधी हो, देश के जिसके राष्ट्रपिता की हत्या में जिस संगठन के आदमी शामिल रहा हो, गौर से आरएसएस का प्रमुख था, वो था सदस्य था। और सरदार पटेल जी ने उस समय नेहरू जी को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि आरएसएस के एक हिंदूवादी गुट ने ही गांधी जी की हत्या की है। और ये इस बात को और प्रमाणित करता है कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों में मिठाई बांटी गई। जिस संगठन ने 2002 तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा न फहराया हो, राष्ट्रध्वज, और जब 2 लड़कों ने जाके वहाँ राष्ट्रध्वज फहरा दिया तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया हो, उन्हें जेल भिजवाया गया हो, मुकदमा लड़ा हो आरएसएस ने। और फिर कोर्ट ने जब आदेश किया कि आप क्यों नहीं फहराते ध्वज, तब 2002 से वो भी केवल राष्ट्रीय दिवसों पर 26 जनवरी 15 अगस्त को फहराते हैं, बाकी दिन नहीं फहराते। और आरएसएस के किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता, राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। इसलिए मैं आरएसएस के विरोधी हूँ। बिहार से मतलब यूपी से सटा हुआ बिहार है, और तेजस्वी यादव को आपने सुना होगा बयान, उन्होंने डोमिसाइल रिजर्वेशन की बात की, जिसमें 100% बिहारियों को आरक्षण दिया जाएगा। बहुत सारे बिहार के लोग हैं जो यूपी में हैं, और कई सारे यूपी के लोग हैं जो बिहार में जाके जॉब करते हैं। इस तरह के रिजर्वेशन को आप कितना ठीक मानते हैं? नहीं, 100% तो किसी भी राज्य को नहीं करना चाहिए, लेकिन हर राज्य में की नौकरियों में, सरकारी भी और प्राइवेट भी, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस बात को मैं समर्थक हूँ और वो ठीक भी रहता है। अब यहाँ का आदमी पंजाब में जाके नौकरी करे, बिहार का आदमी यहाँ आके नौकरी करे, और बंगाल का आदमी बिहार में आके नौकरी करे, उससे असुविधा ही होती है। अब हम जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा का हिस्सा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में 10,000 इंडस्ट्रियल यूनिट है, औद्योगिक इकाइयाँ हैं। यहाँ एक अघोषित नियम बना रखा है, बल्कि घोषित भी है, कई तो विज्ञापन में लिख दिया जाता है कि 200 किलोमीटर दूर तक के आदमी की भर्ती नहीं की जाए। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जिस भी उद्योग में भर्ती होती है उसमें 200 किलोमीटर तक की पाबंदी होती है। तो ये गलत नियम है। होना उल्टा चाहिए कि 200 किलोमीटर तक के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। और ये मुद्दा हमने चुनाव में उठाया था, वैसे भी उठाते रहते हैं। तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि हमने नियम बनवा दिया है, अब 40% लोकल आदमी लिया जाएगा, लेकिन आज तक वो नियम लागू नहीं हुआ और एक भी आदमी की अभी भर्ती नहीं हुई है उस नियम के तहत। तो 100% का तो नियम से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा संख्या स्थानीय की होनी चाहिए और प्राथमिकता उन्हें देनी चाहिए। आप जातिगत जनगणना को लेकर, आपसे संदर्भ है, आपकी पार्टी में सवाल कर रहे थे, सरकार ने उसे भी अपने सिलेबस में शामिल कर लिया है। हिंदू सनातन क्राइम फ्री वाला मुद्दा पहले से बीजेपी पर भारी है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी इसी के लिए है। ऐसे में समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे लेकर जाएगी? अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है और सामाजिक न्याय की बात जिस मुखर तरीके से उठा रहे हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुँह देखना पड़ा उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी देश में 30 नंबर की पार्टी बन के उभरी है, उस दबाव में मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने ये जातिगत जनगणना का फैसला लिया है। उन्हें लगा कि अगर हमने ये फैसला नहीं लिया तो अगले चुनावों में सफाया हो जाएगा, क्योंकि यूपी बिहार के भी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और आगे भी चुनाव हैं। लेकिन ये उन्होंने साफ मन से नहीं लिया, ये हर आदमी महसूस कर रहा है। क्योंकि यही मोदी जी 6 महीने पहले ये कह रहे थे कि देश में तो 4 ही जाति होती हैं, किसान, जवान, महिला और चौथी क्या बताई, गरीब। हाँ, तो ये 4 जाति होती हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जाति की जनगणना कराएंगे। आरएसएस ने अपने मुखपत्रों में, दोनों में, ऑर्गेनाइजर में भी और 5 जन में भी 4 लेख कम से कम लिखे जाति जनगणना के खिलाफ। तो इससे विभाजन होगा, इससे समाज में विषमता आएगी, हिंदू एकता टूटेगी। ये षड्यंत्र है, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। और इनके बड़े बड़े नेता मना करते रहे हैं, तो ये साफ नियत से नहीं करा रहे हैं, और हमें अब भी भरोसा नहीं है कि ये ठीक से जाति जनगणना कराएंगे। उसके लिए हमें दबाव बनाना पड़ेगा। और अब इन्होंने घोषणा की है मोदी जी ने कि 1 मार्च 2027 से जाति जनगणना शुरू होगी।
तो आप लगभग 22 महीने किस बात के लिए इंतज़ार करना चाहते हैं? आप तुरंत क्यों नहीं शुरू करा रहे हैं इसे? जनगणना ही इतनी लेट कर दी है इन्होंने। चलो 21 में कोरोना था, इस वजह से नहीं हो पाई, लेकिन 22 में तो कोरोना ख़त्म हो गया, 22 में 23 में हो जानी चाहिए थी। अब जनगणना ही आप 27 में शुरू कर रहे हैं, तो ये गलत है। और ये मोदी जी मजबूरी में करा बेशक रहे हैं, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ पूरा समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को ही है, क्योंकि मुखर तरीके से हम ही इंडिया गठबंधन ही सावज को उठाता रहता है। ठीक है। सोशल मीडिया पर सर अक्सर आपने देखा होगा जो बीजेपी समर्थक हैं, इनके विरोध में लोग गोबर भक्त, अन्न भक्त इस तरह की भाषा बोलते हैं, और जो बीजेपी सपोर्टर हैं वो तो गाली गलौज तो पता नहीं क्या कहते हैं। संसद के अंदर भी आपने सड़क चाप भाषा आपने सुना होगा विधोड़ी जी का। तो आपको लगता है कि राजनीति में अब एक एलीट लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को लाने की ज़रूरत है जिनकी भाषा संयमित हो, क्योंकि संसद का असर आम लोगों पर पड़ता है, वो हमें वॉच करते हैं कि हम किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो क्या एजुकेशन की कोई न्यूनतम योग्यता तय करने की ज़रूरत है? आप ये ज़रूरी नहीं है कि जो जिस आदमी के पास डिग्री होगी उसकी भाषा बहुत अच्छी होगी। अनुराग ठाकुर पढ़ा लिखा आदमी है, अनुराग ठाकुर कितने भद्दे नारे लगवा रहे थे। रमेश विधोड़ी भी पढ़ा लिखा आदमी है, MA LLB है। और ये प्रवेश वर्मा भी पढ़ा लिखा आदमी है, उसने दिल्ली में खड़े होकर बहुत ही घटिया भाषा बोली थी। और कई कम पढ़े लिखे लोगों के मैं ऐसे नाम ले सकता हूँ कि जो बहुत ही शालीन रहे हैं, बहुत ही अनुशासित रहे हैं। तो पहली बात तो पढ़ाई लिखाई का इससे ज़्यादा संबंध है नहीं, ये संस्कारों का संबंध है। संस्कार जिससे जैसे मिले हों वैसे उसी तरह की भाषा यूज करता है। लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि राजनीति का स्तर गिरा है, उसे सुधारने के लिए हमें वैचारिक अभियान चलाना पड़ेगा। ये नियम बनाने से कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इससे ये समस्या हल होने वाली नहीं है। पढ़ लिख के तो कई लोग और ज़्यादा शातिर हो जाते हैं, जो जिसके अंदर जो जैसे एक उसके लिए कहा जाता है ना, शराबी के लिए, कि शराब पीने के बाद आदमी का करैक्टर नहीं बदलता, जो उसका करैक्टर है वो मुखर हो जाता है। जो शालीन आदमी होगा वो नशे में और ज़्यादा शालीन हो जाता है, और जो बदतमीज आदमी होगा वो नशे में और बदतमीज हो जाता है। तो यही शिक्षा के लिए, शिक्षा में जो ईमानदार आदमी होगा वो शिक्षित होकर बहुत ईमानदारी से काम करेगा, और जो चोर उचक के डिग्री पा लेते हैं वो और शातिर पढ़ने से चोरी करने लगते हैं। तो मेरा कहना है कि एजुकेशन से आचरण का कोई संबंध नहीं, लोकतंत्र में ये नियम नहीं होना चाहिए। ये तो जब देश आज़ाद हुआ था उस समय काफ़ी लंबी बहस चली थी। कुछ लोग इस पक्ष में थे कि मतदान का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए, मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए। इसके लिए फाउंडेशन लगाई जाए कि जिसके पास इतनी ज़मीन हो, इतनी प्रॉपर्टी हो, इतनी शिक्षा हो, उसमें 10% लोग ही आ पा रहे। तो लोकतंत्र में फाउंडेशन लगाना सही नहीं है, उसमें गरीबों का नुकसान होता है, कमज़ोरों की आवाज़ और कमज़ोर होती है। संस्कार दें, हम माहौल बनाएं, जागरण करें इस बात के लोगों को जागरूक करें कि भाषा अच्छी इस्तेमाल करें, भाषा का स्तर ना गिरे। सर, ट्रंप जो है आपने सुना होगा, बार बार वो मध्यस्थता की बात कह रहे हैं कि हमने सीज़फायर करवाई, और 15वीं बार फिर एक बयान आया है भारत सरकार की तरफ से भी जो है बार बार कहा जा रहा है कि नहीं हम किसी तीसरे देश की जो है मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते। आपको लगता है कि भारत जो कहा जाता है कि विश्व गुरु बन गए हैं, वो छवि वाकई मजबूत हुई है या कमज़ोर हो गई है? ट्रंप का बार बार कहना क्या दर्शाता है? नहीं, भारत विश्व गुरु तो केवल न्यूज़ चैनलों पर बना है, एंकर्स ने बनाया, और एंकर्स और न्यूज़ चैनल कितने गैर जिम्मेदार हैं मैं आपको बता ही चुका हूँ। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत के न्यूज़ चैनलों ने और एंकर्स ने पूरे पाकिस्तान को बांट लिया था। कुछ ने कराची पर कब्जा कर लिया, कुछ ने इस्लामाबाद पर, कुछ ने लाहौर पर, कुछ बलूचिस्तान में घुस गए, कुछ POK में घुस गए, और पाकिस्तान ने नाबूद कर दिया था। तो पाकिस्तान की नेवी ने हथियार डाले, पाकिस्तान के सेना प्रमुख बंकर में जाके छिपे, प्रधानमंत्री देश छोड़ कर भागे। इतने गैर जिम्मेदार ये न्यूज़ चैनल। तो ये विश्व गुरु तो केवल न्यूज़ चैनल बना रहे हैं, वरना विश्व में भारत की छवि गिरी है, भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग गिरी है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और भारत की विदेश नीति मोदी युग में जितनी फेल हुई है कभी नहीं रही। कैसे? मैं बताता हूँ।
भारत पाकिस्तान का विवाद जब भी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा या कोई भी बात हुई तो फिलिस्तीन, ईरान, अफ़गानिस्तान, इराक, बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देश हमारे साथ खड़े रहे मजबूती के साथ। अरब कंट्रीज हमारे साथ खड़े रहे। अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला इसमें एक देश हमारे साथ नहीं खुल का है, एक भी देश। पहली बात। दूसरी बात, ये जो अमेरिका में जाके अब की बार ट्रंप सरकार या भारत बुला के नमस्ते ट्रंप कराते हैं या बांग्लादेशियों को गाली देते हैं, उससे बांग्लादेश वालों को बुरा नहीं लगता हो? ये चीन के लिए बुरा भला कहते हैं। तो इनके बड़बोलेपन की वजह से हमारे जो नेपाल हमारा एकमात्र दुनिया में जो वो देश है जिसमें भारत में हिंदू रहते हैं या नेपाल में रहते हैं। अब वो हिंदू राष्ट्र था पहले, वो तो एक अलग बात है, उसका समर्थक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अब वहाँ भी लोकतंत्र है। उस देश से भी हमारे संबंध खराब हो गए, जहाँ हमें पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं थी, आने जाने के लिए नहीं है, और हमारे इतने मधुर संबंध रहे, उस देश से भी हमारे संबंध खराब हो गए। बांग्लादेश वो अभी चीन के खेमे में खड़ा है, नेपाल। बांग्लादेश जिसका निर्माण ही हमने कराया, जिसे सबसे पहले मान्यता हमने दी और पूरी दुनिया को का समर्थन उसके लिए जुटाया, वो उस बांग्लादेश से भी हमारे संबंध खराब है। श्रीलंका से भी हमारे, मॉरिशस और ये जावा, बाली, सुमात्रा, छोटे छोटे देश जिन पर हमारे एहसान है, जिनकी हम मदद करते थे, उनसे हमारे संबंध खराब हैं। अफ़गानिस्तान से हमारे संबंध खराब हुए जा रहे हैं। फिलिस्तीन में उसके लिए सीज फायर के लिए प्रस्ताव यूएन में आया तो भारत ने वोटिंग नहीं की। इस तरह का गैर जिम्मेदार देश तो भारत कभी नहीं रहा। तो भारत ने इस तरह अपनी छवि खराब की है। भारत की रुतबा बढ़ा नहीं है, विश्व में भारत का रुतबा घटा है। और हमारे प्रधानमंत्री को केवल दो ही शौक़ हैं, बढ़िया बढ़िया ड्रेसिंग का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, दिन में 8-10 बार कपड़े बदलने का, और बड़बोलेपन का। बड़बोलेपन में वो कुछ भी बोल जाते हैं, इसका कितना नुकसान होगा। अच्छा, एक सवाल जो आपने पूछा बहुत महत्वपूर्ण। ट्रंप को अगर इतना महत्व मिला है, ट्रंप के बयान पर इतनी चर्चा हुई है उसके एक्स पोस्ट पर कि मैंने सीज फायर कराया, और इतनी चर्चा होनी नहीं चाहिए थी, उसके लिए जिम्मेदार माननीय मोदी जी हैं। 10 मई को 3:30 पर जब ट्रंप ने एक्स पे पोस्ट किया था, मोदी जी को उसी समय बोल देना चाहिए था कि ट्रंप कौन होता है हमारे से सीज फायर की घोषणा करने वाला, और हम भारत पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। मोदी जी 37 दिन तक चुप रहे, और 37वें दिन भी वो बताया जा रहा है कि फ़ोन पे हड़का दिया ट्रंप को, हमें नहीं पता हड़काया नहीं हड़काया। सार्वजनिक रूप से कोई बयान तो मोदी जी ने अभी भी नहीं दिया मीडिया के सामने। मोदी जी को तुरंत उसी समय मीडिया के सामने बोलना चाहिए था। ऐसा कह देते, हम ये नहीं कह रहे कि भाई ट्रंप को गाली देनी थी या धमकाना नहीं था, कि ट्रंप मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छे संबंध हैं हमारे, लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मतलब विदेश मंत्रालय ने तो बयान जारी किया, विदेश मंत्री विक्रम मिस्री ने कहा, उसका क्या है, उसकी वो हैसियत है जो मोदी जी की हैसियत होती। मोदी जी बोलते, मोदी जी चुप रहे, और ट्रंप लगातार कहते रहे। ट्रंप ने 14 बार कहा है। ट्रंप ने अभी इस खबर के बाद भी, जब ये खबर आई है कि मोदी जी की 35 मिनट बात हुई है ट्रंप से और ये स्पष्ट कर दिया गया, उसके बाद भी ट्रंप ने बोल दिया कि नहीं, सीज फायर तो मैं नहीं कराया था। यही मेरा सवाल है। तो ये गैर जिम्मेदारी की बात है। नहीं, या तो हम कहीं दबे हुए हैं, कहीं डरे हुए हैं, या हमें समझ नहीं है कि कूटनीति में तो एक एक शब्द का महत्व होता है। जब 1971 में अमेरिका ने धमकी दी थी कि हमने 7वां बेड़ा समुद्र में उतार दिया, तो इंदिरा गांधी का 2 टूक जवाब था कि अब 7वां उतरा या 70वां, अब भारतीय सेना वापस नहीं आएगी। तो उसे आज तक कोट किया जाता है। और कोई भी प्रधानमंत्री लेना, नेहरू के समय में इस देश की एक छवि थी पूरी दुनिया में। नेहरू ने कूटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया, वो अपने आप में एक गुट था, उसके नेता नेहरू थे। इंदिरा गांधी ने दक्षेश को बढ़ावा दिया, दक्षेश की नेता इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक धमक थी। और बाकी प्रधानमंत्री भी शालीनता के साथ, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं शामिल करता हूँ, उनका एक सम्मान था पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने भारत का सम्मान गिराया। बस अब ये आखिरी सवाल है, चुनाव 27 में होना है और महंगाई, बेरोजगारी, मुझे लग नहीं रहा है चुनाव के नतीजों की वजह से कि लोगों को बहुत असर कर रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कौन से मुद्दों को लेकर ज़मीन पर उतरेगी?
नहीं, महंगाई बेरोजगारी हमेशा से मुद्दे थे और हमेशा से बने रहेंगे। बेशक मैंने कुछ चुनाव लोग- नतीजों नहीं के नहीं, मैं आपका सवाल सही जवाब दे रहा हूँ। बेशक किसी को लगता हो कि चुनाव को प्रभावित करते हैं या नहीं करते, लेकिन हम इन्हें मुद्दा मानते हैं तो हम सीरियसली इन्हें उठाते रहेंगे। पहली बात तो ये, हम इस पर निराश होने वाले नहीं हैं कि भाई ये मुद्दे नहीं हैं। दूसरी बात, हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा पीडीए है। पीडीए के साथ बहुत अन्याय बीजेपी सरकारों में हुआ है। हर भर्ती में बेईमानी हुई है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनके साथ हर चीज़ में बेईमानी हुई है, जो साफ साफ दिखाई दे रही है। तीसरी बात ये है कि अभी और पार्टियां तो सोच रही हैं कि अभी चुनाव दूर है और ये सब है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव शुरू कर दिया। हमारे पर्यवेक्षक हर विधानसभा में गए हुए हैं। अखिलेश यादव जी ने बाकायदा विधानसभा सीट वाइज पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। फिर एक एक टीम नियुक्त की है लगभग 20-20 लोगों की, जो बूथ वाइज जाकर फिजिकल वो कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि बूथ सही से बने हैं नहीं बने। जहाँ बूथ ठीक नहीं है उन्हें ठीक किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है। इसके बाद बूथ कार्यकर्ताओं की जो बूथ कमेटियाँ हैं उनके प्रशिक्षण शिविर होंगे, जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि हमें क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाना है और बीजेपी की धांधली और बेईमानी का मुकाबला कैसे करना है, ताकि चुनाव में धांधली न हो पाए। और 1 साल पहले लगभग पार्टी प्रत्याशी घोषित कर देगी और पार्टी उसके प्रत्याशी चयन में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि प्रत्याशी खराब छवि का ना हो, आपराधिक किस्म का ना हो, जनता से जुड़ा हुआ हो, जिताऊ हो और विचारधारा के तौर पर समाजवादी पार्टी के मुद्दों को समझता हो। इन सब चीज़ों को लेकर, इन तैयारियों के साथ इस बार हम 27 में चुनाव में जा रहे हैं। बहुत बड़े बहुमत से इस बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। बहुत शुक्रिया सर। और आखिर में चूँकि हमारा नया वेंचर है, तो मैं चाहूँगा कि आप आपके जो प्रशंसक हैं, आपके दर्शक हैं जो आपको सुनते हैं, सराहते हैं, उनसे एक बार बोलें कि जो न्यूज़ मुनी है, हमारा टैगलाइन है हर आवाज़ ज़रूरी है, जहाँ पे आवाज़ को महत्व दी जाती है, चाहे वो किसी भी दल से हो। और हम यहाँ पर नेताओं से ज़्यादा, हमारा कहना है कि अब जनता आम नहीं होगी, जनता वीवीआईपी होगी। तो प्लीज़ एक बार दर्शकों से कह दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नहीं, ये न्यूज़ मुनी चैनल बहुत गंभीर और बहुत ज़मीनी मुद्दे उठाने वाला चैनल है और दीपक जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसे चलाने के लिए। और जो आपने कहा कि जनता महत्वपूर्ण होगी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और आम तौर पे घोषित तौर पे तो पार्टियां मानती हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे कुछ पार्टियां नहीं मानती हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये विश्वास रखती है कि जनता ही सर्वोपरि है और जनता के मुद्दे ही सर्वोपरि हैं। और समाजवाद का तो मतलब ही ये है कि शिक्षा, संपत्ति और सम्मान बंटवारा हो एक समान, यानी गैर बराबरी दूर हो, सब बराबर माने जाएं। न्यूज़ मुनी चैनल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और दर्शकों से अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।